हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 2020 का कोड नंबर 346 XS क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास अनसॉल्व पेपर होगा। अगर नहीं है तो हम इसकी जो PDF है क्वेश्चन पेपर की, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है या जिनको रिवाइज करना है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दें हम आपको कि ये चूँकि एक साथ पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कम से कम 2 या 3 वीडियो एक क्वेश्चन पेपर के बनाएंगे, जिससे आपको वीडियो को देखने में ज़्यादा समस्या ना आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताने के लिए देखिए हमको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर याद है तब तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो हम उसको निकाल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है फाई ई का जो मान होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स का। इसमें अगर हम फाई ई का मात्रक अगर लिखना चाहें तो ई का मात्रक, ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, दो इसके मात्रक होते हैं। एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, और मीटर क्षेत्रफल है। ये मीटर स्क्वायर, डी ए क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है। तो क्षेत्रफल वेक्टर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास वोल्ट मीटर। एक मात्रक इसका ई का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो उससे भी एक मात्रक निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन में वोल्ट मीटर ये ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप टिक इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने के लिए केवल आपको आंसर में टिक करना रहता है, ठीक है ना। आंसर आपको रफ में भी निकाल लें या अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, कोई समस्या नहीं है वहाँ पर सॉल्व करके। लेकिन रफ में तो कम सॉल्व करके उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। दूसरा इसमें क्वेश्चन है अगला, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे इसको टिक करेंगे? तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन के साथ तो कह रहा है कि 24 ओम का एक तार है। 24 ओम का तार है, इसका मतलब है कि 24 ओम के तार को जब मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और कह रहा है उसके 2 शीर्षों के बीच, तो मान लो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, 2 शीर्ष मान लेते हैं ए और बी हैं। तो पूरा प्रतिरोध है, यानी पूरा जो लंबा तार था उसका प्रतिरोध था 24 मीटर। तो एक भुजा पर कितना प्रतिरोध आ जाएगा भाई? 3 भागों में बराबर बट जाएगा। तो यहाँ पर 8 ओम आ जाएगा, यहाँ पर 8 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर भी 8 ओम हो जाएगा। तो ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध होगा? तो 4 4 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 4 और 4 8, ये श्रेणी क्रम में हो गया इसका मान, और 8 ये समांतर क्रम में हो गए। तो कुल जो मान क्या आ जाएगा? 4 4 8। समांतर क्रम का सूत्र पता है हम लोगों को, R इक्वल टू क्या होता है? R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। 1/r करके भी जोड़ सकते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। उसी को ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम लोग।
तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 8 16, तो 16 ये हो गया इंटू ये वाला 8 ओम का प्रतिरोध, 8/16 + 8 ये हो जाएगा। तो ये हो गया 16 × 8/8 से 14, 24 हो गए, 8 त्रिका 24, तो ये आ जाएगा 16/3 ओम। तो 16/3 ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से इसमें टिक कर देंगे, 16/3 ओम वाले में यह आंसर हो गया इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 ओम यानी R = 100, XL का जो मान है वो 200 ओम है और XC का मान है 200 ओम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा के बीच कलांतर। तो देखो करके भाई कितने लोग कर पाएंगे। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से है कि एक प्रतिरोध और एक XL किसका प्रतिरोध होता है, कुंडली का, ऋण कुंडली का, और ये संधारित्र का प्रतिरोध हो गया। ये दोनों R की वैल्यू इसमें दे रखी है 100 ओम, इसकी यहाँ पर XL जो प्रतिरोध है इसका मान दे रखा है 200 ओम, और इसका मान है XC का जो मान है वो है 200 ओम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहे हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रवाहित होने वाली धारा और कलांतर के बीच वोल्टेज के बीच कलांतर बताना है कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र हमको देखो पता है, कलांतर का जो सूत्र होता है वो है tan phi = फार्मूला याद करो, बात तो पता होना चाहिए सब लोगों को। फार्मूले में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो फार्मूले, इसका मतलब आप लोगों ने पूरा कोर्स पढ़ रखा है तो फार्मूले सोच करके आपको यहाँ पर लगाना है। फार्मूला होता है XL - XC/R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लगा दो, यहाँ पर 200 - 200/100, अब ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। तो tan phi = 0, तो phi = कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। तो कलांतर इसका 0 अंश हो जाएगा, इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर निकलेंगे। याद करने से काम नहीं चलेगा कि हमने इसका आंसर याद कर लिया, वाला वैल्यू बदल दी जाए। तो आपको कम से कम करने का तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कह रहा है ध्रुवण कोण अल्फा है, ध्रुवण कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, और क्रांतिक कोण इसका है बीटा, तो क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं, ध्रुवण कोण को हम लोग IP से लिखते हैं। तो जरा याद करो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम कहता है कि म्यू कह सकते हैं या अपूर्णांक n = कुछ भी लिख सकते हैं। अपूर्णांक लिखना चाहो तो n = लिख दो 10IP। ब्रूस्टर का नियम होता है n = 10IP, और यहाँ पर IP की वैल्यू दे रखी, देखो क्वेश्चन में ध्रुवण कोण कितना है, अल्फा है, तो n = लिख सकते हैं 10 अल्फा, ये तो ब्रूस्टर के नियम से हो जाएगा। और क्रांतिक कोण दे रखा है तो ये C की वैल्यू है, और C निकालते हैं n = 1/sin C से। ये भी हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ चुके हैं, क्रांतिक परिभाषा जब पढ़ी थी। तो यहाँ पर C की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है अल्फा या बीटा, तो साइन बीटा, यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, साइन बीटा। अब देखो ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है, दोनों n = हैं, ये ब्रूस्टर के नियम के अनुसार हो गया, ये क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार हो गया। अब दोनों इक्वल कर दो, जब इक्वल कर दोगे तो देखो क्या फार्मूला बन जाएगा, tan अल्फा = 1/sin बीटा। तो तेरे गुणा करा लो, तो tan अल्फा × sin बीटा = क्या हो जाएगा, 1। तो इसमें देखो ऑप्शन कहीं ऐसा है, tan अल्फा × sin बीटा, ये पहले ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कोण की द्विभौगोली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो पहले आपको फार्मूला सोचना है कि द्विभौगोली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है। तो द्विभौगोली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। याद आ रहा है, एच अपॉन पी होता है, पी संवेग है, संवेग की जगह हम लोग एम वी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस कण के लिए तरंग अधिकतम होगी और एक ही वेग से गतिमान है। क्वेश्चन कर रहा है एक ही वेग से गतिमान है, तो वेग सबके लिए बराबर है और अधिकतम तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है किस कण की होगी। तो देखो इसमें यस तो कांस्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक नियतांक है, ये भी वैल्यू फिक्स रहती है। वी क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पर, यानी यम अधिकतम तब होगा, यानी लैम्डा जब अधिकतम होगा तो इसका मतलब है कि यम क्या होगा, सबसे कम होगा। यही तो समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य। अगर लैम्डा को ज्यादा करना है तो यम को क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो कम किसका होगा, किस कण का द्रव्यमान कम होता है। इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, जिनमें सबसे कम जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन ही सबसे हल्का कण है इन सभी में से। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे अधिक होगी, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने की वजह से। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V नॉट के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो वक्र की ढाल अब लोग पता है, ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब होता है एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, जिसको हम लोग प्रवणता भी कहते हैं। तो ये हमको बताना है कितनी होगी। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि जब हम आवृत्ति और निरोधी विभव को समझते हैं ना, कि जब किसी धातु पर हम इतना ऋणात्मक विभव लगाएं कि उससे एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, यानी अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, तो उस वोल्टेज को हम निरोधी वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचते हैं V नॉट निरोधी विभव और इसमें आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ हमको इस टाइप से प्राप्त होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, ये हम लोग ग्राफ पढ़े हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ग्राफ जो प्राप्त होता है तो कह रहा है कि इसका झुकाव कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है, ढाल उसकी कितनी होगी। ढाल का मतलब होता है इसका झुकाव कोण कितना है, ये मेन क्वेश्चन है। ये यहाँ से इसका झुकाव कोण निकाल तरीका होता है कि इसको यहाँ से पहले पैरेलल खींचो एक्स अक्ष के, यहाँ से लंब डाल दो, तो ये जो कोण बनेगा वो भी उतना ही होगा। ठीक है, तो उसका तरीका है निकालने का, उसका तरीका निकालने का ये है कि जो प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है, पहले उसका हम लोग उसको लिखो पहले, तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है वो हम जानते हैं कि 1/2mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। एक कह रहा है कि ये तो हो गया प्रकाश वैद्युत समीकरण। एक होता है कि जब हम निरोधी विभव लगा देते हैं तब होता है कि अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। तो अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू EV नॉट। ये होता है फार्मूला एक। EV नॉट ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाती है अगर जो वोल्टेज है V नॉट को लगाया जाए इलेक्ट्रॉन पर। QE होता है मेन फार्मूला, क्यों यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया। इन दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी इक्वल कर दो, तो EV नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं HV माइनस न्यू नॉट है ये। तो यहाँ से V नॉट इज इक्वल टू निकालो कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये E जो है इसके डिवाइड में जाएगा तो H न्यू
अपान ई माइनस एच न्यू नॉट अपान ई, ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देखो इस प्रकार से लिखो, इसको लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एच अपान ई, और इसको न्यू लिख दो यहाँ, माइनस एच न्यू अपान ई। अब इसमें देखो इस वाले समीकरण को ज्यादा ध्यान दो, ये समीकरण बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा कि समीकरण एक हम लोगों ने पढ़ा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पढ़ा है कहीं फार्मूला? ये एक सीधे रेखा का समीकरण होता है जहां पर m प्रवणता है जिसका x अक्ष से झुकाव का टेंजेंट, ये m की इक्वल टू होता है, और c होता है y एच पर काटा गया अंतःखंड। तो यहाँ पर जो समीकरण है ये जो v नॉट है ये y का काम कर रहा है, ठीक है, और जो न्यू है वो x का काम कर रहा है। तो प्रवणता से कितनी हो जाएगी? प्रवणता से केवल ये होगी, और ये उसका अंतःखंड है माइनस, ये इसका मतलब यहाँ पर अंतःखंड का मतलब y एच पर काटा गया अंतःखंड माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस की दिशा में होगा, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपान वी, ये तो इसका अंतःखंड हो गया। ये जो कोण होगा उसका टेंजेंट होगा इतना एन टेन थीटा, तो ये इसका झुकाव कोण कहलाएगा। तो इसका झुकाव कोण हम लोग कह सकते हैं कि ये मान जो होगा वो हो जाएगा टेन, जिसको टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपान ई, ये होगा, थीटा नहीं होगा, टेन थीटा होता है ये, ठीक है ना। तो ये जो एच अपान ई जो लिखा जाएगा ये इसकी प्रवणता कहलाएगी, ठीक है, यानी झुकाव कोण कहलाएगा। तो इसमें एच अपान ई वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से एच अपान ई वाले को टिक कर लेंगे। समझ गए? उसके बाद ये तो थे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को तो हम रफ पे सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं, लेकिन अब आते हैं जो एक नंबर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड बा को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको सही से आंसर लिखना पड़ेगा। सही से आंसर लिखने का आपको अभ्यास करना है, परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, तब आप सही से लिख पाएंगे। हम तब भी इसको बताने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन है इसमें, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस, लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। तो यहाँ पर द्वितीय फोकस पूछ रहा है जिसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अगर परिभाषा याद है तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं परिभाषा इसकी। जैसे अगर हम अवतल लेंस बनाए, देखो इसकी परिभाषा हम लिखने का तरीका ये है कि यह परिभाषा लिखेंगे इस तरीके से कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस, पहले शो करो कहाँ पर होता है। अवतल लेंस बनाया, ये परिभाषा ये कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से, भाई लेंस अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को फैलाता है। ये मान लो इस प्रकार से फैलाया उसने, तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, वो इधर फैलाओगे ये भी अलग रहा है, यहाँ से आएंगी, इधर की तरफ फैलाओगे इस किरण को तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं, इस तरीके से यहाँ से इधर फैलाओगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं। यानी कह सकते हैं ये इसका हो जाएगा प्रथम द्वितीय फोकस F2, इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए क्या लिखेंगे हम लोग। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये परिभाषा हम इसकी लिख देंगे और चित्र बना देंगे ऐसा, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद तो इस परिभाषा लिख लेंगे आप लोग इसको। और जो अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। तो ये तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अर्धायु और औसत आयु में क्या संबंध होता है। तो
जैसे अर्धायु का जो प्रतीक चिन्ह होता है तो पता है हम लोगों को प्रतीक चिन्ह क्या होता है। अर्धायु का प्रतीक चिन्ह अलग अलग किताब अलग अलग दे रखा है, इसको हम लोग टी हाफ लिख लेते हैं जनरली, या कैपिटल टी भी कहेंगे, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा। तो या तो आप शब्दों में लिख दीजिए पहले कि जहाँ टी हाफ अर्धायु है या कैपिटल टी अर्धायु है, और औसत आयु क्या होती है टाउ से लिखते हैं हम लोग। तो औसत आयु और अर्धायु के बीच अगर रिलेशन पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमको याद होना चाहिए, अर्धायु इज इक्वल टू होता है, इसके कई फॉर्म हैं जैसा आपको लिखना चाहें, log 2 बेस ई इंटू टाउ, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हम लोग संबंध, या इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करके लिख दिया जाए, यानी वैल्यू लगा दी जाए log 2 ई की, तो ये बन जाएगा 0.6931, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो चाहे आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, संबंध लिखना है, केवल आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ध्यान रखना है डेरिवेशन करने लगो, इसमें केवल संबंध लिख देना है बस, ठीक है। अगर कभी कभी कहीं कहीं पर इसको उल्टा भी लिखा होता है, मान लो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो कैसे कर लेंगे, टाउ इक्वल टू इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/0.6931 और टी हाफ। ध्यान रखिए यहाँ पर टी हाफ क्या है अर्धायु है और टाउ क्या है ये औसत आयु है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला ये भी बन जाता है, तो 1.443, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1.443 इंटू टी हाफ, ये संबंध बन जाता है। तो इनमें से कोई संबंध आप लिख सकते हैं, ये भी संबंध ही है इसका, बस log 2 बेस ई की वैल्यू इतनी होती 0.6931। तो ये संबंध, इनमें से कोई संबंध आप लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से संबंध आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो कार्यफलन का मतलब क्या होता है? कार्यफलन का मतलब होता है, ये जानते हैं कि जब किसी धातु पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसी घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इतनी ऊर्जा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को, किसमें कितनी ऊर्जा हो? प्रकाश में, यानी प्रकाश में इतनी ऊर्जा हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी परिभाषा सुन लीजिए और अपने मन से इसको लिखिए। प्रकाश वैद्युत कार्यफल की परिभाषा लिखते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन का सिंबल क्या होता है, फार्मूला नीचे लिख दीजिए, W इज इक्वल टू, कार्यफलन W इज इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, जहां पर W कार्यफलन हो गया, H हो गया प्लांक नियतांक, और न्यू नॉट होता है, इसको कहते हैं हम लोग देहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी, ये कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, और देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखना, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। वाटहीन धारा, अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? तो वाटहीन धारा का मतलब होता है, परिभाषा बताओ, वाटहीन धारा पढ़ चुके हम लोग। वाटहीन धारा किसमें होती है? या तो परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो या परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली लगी हो, तभी वाटहीन धारा होती है। तो वाटहीन धारा का मतलब होता है कि जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली या धारिता हो तो परिपथ में औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, अर्थात उसमें जो शक्ति क्षय है, यानी जो ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा है वो शून्य है, इसलिए उसमें प्रवाहित होने धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए देखो एक थोड़ा सा बता दें हम इसमें कि फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक औसत शक्ति क्षय का P बार इज इक्वल टू होता है VRMS VIRMS,
VRMS, P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या होता है? धारा वोल्टेज के बीच कलांतर। अगर कलांतर का मान अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो P बार इज इक्वल टू हो जाता है 0। cos 90 0 होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये कलांतर 90 कहाँ होता है? केवल धारिता या प्रेरण कुंडली वाले परिपथ में। तो जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली या धारिता हो तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन औसत शक्ति क्षय 0 होती है, इसलिए इसे वाटहीन धारा कहते हैं। और ये नीचे सूत्र लिख करके दिखा दे इतना, तो इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाटहीन धारा को डिफाइन कर लेंगे हम लोग। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो विभव प्रवणता की परिभाषा बताने के लिए देखो, इसकी ये परिभाषाएं हैं, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। विभव प्रवणता का मतलब होता है कि अगर हम कोई आवेश है ये, और इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र अगर इसके जितना समीप होगा वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जैसे दूर जाएंगे विभव का वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा और विभव का मान भी प्रबल होगा, और जैसे दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी घटेगा और विभव का मान भी घटता है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर हमको जो परिभाषा देनी विभव प्रवणता की देनी, तो विभव परिभाषा इसकी ये होती है कि विभव प्रवणता, देखो पहले फॉर्मूला लिख दे हम लोग। विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये परिभाषा है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इसकी प्लस अगर है तो वैद्युत क्षेत्र दिशा इस तरफ होगी, इधर तरफ जाएंगे विभव का मान क्या होगा? घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी पर हुए विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक दूरी में हुए विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा VX अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये माइनस से नहीं बताता है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव का मान घटता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक आती चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडल धारा मापी में ये डिफिनीशन लिखी गई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कुंडली में, जो चल कुंडली धारा मापी है उस कुंडली की बात हो रही है, तो कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। ये परिभाषा है धारा सुग्राहिता की। परिभाषा फिर सुन लीजिए क्या होती है। कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित किया जाता है, SI से। ठीक है, इसका फार्मूला होता है फाई अपॉन I। ये फार्मूला है। फाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समझ ले, फाई यहाँ पर कलांतर है, फाई यहाँ पर विक्षेप कोण है। भाई जब धारा मापी है तो इसकी सुई विक्षेपित होती है, तो एकांक धारा में कितनी सुई विक्षेपित हो गई, ये उसकी सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, तो सुग्राहिता अगर हम ये विक्षेप कोण का मान लगा देते हैं यहाँ पर, ये भी पूरा का डेरिवेशन अगर पढ़ोगे तो वहाँ फाई का मान भी होगा, यानी विक्षेप कोण का मान होगा, वो लगाएंगे तो इसका फार्मूला बन जाता है NAB अपॉन C। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर N है फेरों की संख्या कुंडली में, A है कुंडली का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, B है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी है, और C है, इसको कहा जाता है मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। तो अगर इसकी विभव, इसकी धारा मापी की अगर सुग्राहिता अगर बढ़ानी है तो NAB को बढ़ाना पड़ेगा और C को कम करना पड़ेगा, तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो परिभाषा केवल आपको लिखनी है और फार्मूला लिख देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, नंबर को देख करके ही इसका जवाब देना है। कितने नंबर क्वेश्चन है उसी आधार पर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो परिभाषा अगर नहीं सुनी है एक बार तो फिर ध्यान से सुन लें।
कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं और SI होता है phi/I या NAB/C। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित कर लेंगे। तो ये हमारे थे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। इनको हम बहुत ही शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा एक ही, लेकिन समय आपका इसी में वेस्ट हो जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए आपको समय बचाना है, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा जाता है, केवल जितना पूछा जाए केवल उतना ही जवाब उसका देना है, ठीक है। अब जैसे इसमें खंड सा में है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसमें देखो, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो ये हम लोग एलसीआर परिपथ पढ़ चुके हैं कि प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो और चाहे संधारित्र लगा हुआ प्रत्यावर्ती परिपथ हो, उनमें जो धारा वोल्टेज कलांतर कितना होता है? हमेशा फाई होता है, 90 डिग्री होता है। यानी फाई का जो मान होता है वो कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो इसमें तो हम यही उत्तर लिख देंगे कि प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर 90 अंश होता है। एक ये आंसर हो गया। फिर आगे जो पूछ रहा है कि इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है XL बराबर ओमेगा L। ये XL ये प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है। और उसको लिख सकते हैं ओमेगा L, जहां पर ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति और L होता है स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरिकत्व भी कहते हैं। तो ये फार्मूला नीचे लिख देंगे उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब हो जाएगा कि धारा तथा वोल्टेज बीच कलांतर 90 अंश और प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L होता है। का सूत्र लिखना है। देखिए इसमें निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, केवल उसका फार्मूला लिख देना है, ठीक है। तो ये इसका सलूशन हो जाएगा। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं इसमें। एक नंबर में आपको कलांतर बताना है और एक नंबर में आपको प्रेरण प्रतिघात बताना है, तो 2 नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? लैम्डा का मान तो दे रखा है इसमें, लैम्डा का मान तो दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा था। फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E होता है फार्मूला H न्यू होता है, और न्यू हम लिख देते हैं C/λ, और लैम्डा का मान ये दे रखा है। H का मान हमको पता होना चाहिए, ये प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 10⁻6.6 × 10⁻34। C का मान होता है 3 × 10⁸ अपान लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान दे रखा 5×10⁻⁷, ये वैल्यू दे रखी। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जूल में आएगा, भाई ऊर्जा का मात्रक जूल में आएगा। लेकिन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो ये हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसमें हमको 1.6 × 10⁻⁻19 का और भाग देना पड़ेगा। जब इसको पूरे को जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.47। ये तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हो। तो 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से करना है, 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देंगे तब ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर भाग नहीं देंगे तो आंसर जूल में आ जाएगा, ठीक है। अगर केवल ये पूछता कि केवल कि
ऊर्जा बताई कितनी होगी फोटान की, तब तो आप जूल में निकाल सकते थे, लेकिन स्पेशली कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में निकाल करके 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिज्म का कोण A और विचलन कोण डेल्टा m ये दोनों बराबर हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला sin A प्लस डेल्टा m है, ये डेल्टा m/2 अपान sin A/2 ये फार्मूला होता है। ये कंडीशन जरा लगा दो, जहां जहां डेल्टा m दिखे उसकी जगह हम A लगा दें, तो क्या हो जाएगा sin A प्लस A/2 अपान sin A/2। तो ये हो जाएगा sin A बचेगा और नीचे बचेगा sin A/2। इसका हाफ एंगल का फार्मूला लगा सकते हैं, sin A को लिख सकते हैं 2 sin A/2 cos A/2, ये फार्मूला पता होना चाहिए भाई। और नीचे हो जाएगा sin A/2, तो sin A/2 से sin A/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos A/2। तो ये इसका सलूशन हो गया। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अपवर्तनांक का मान कितना हो जाएगा 2 cos A/2। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से आपको सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क द्वार यानी लॉजिक गेट जो कहते हैं हम लोग, तर्क द्वार लॉजिक गेट के निर्गत y के लिए बुलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन देखो, अथवा लगा करके क्वेश्चन लिखा है, तो या तो ये करिए या तो ये करिए। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हम आपको दोनों क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा अथवा में देखो लिखा है, नार गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्ता सारणी बनाइए। तो दोनों गेट से संबंधित हैं, इसमें गेट बना हुआ है, उसके लिए हमको बुलियन व्यंजक लिखना है। तो बुलियन व्यंजक जो होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये गेट पहले बना कौन होता है, आप ये पहले आप पहचान करनी है कि कौन सा गेट बना है। ये तो ये गेट कौन सा है, ये नाम मालूम कौन सा गेट बना है, पहले जब नाम पता होगा तभी इसका बुलियन व्यंजक लिख पाएंगे। तो ये गेट देखिए, इसमें दो गेटों से मिल करके बना है। इसमें एंड गेट पहले बना है। एंड गेट जानते हैं कैसे बना होता है। एंड गेट का जो प्रतीक होता है वो इस तरीके का होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, लेकिन जब इसी के आगे इस आउटपुट में अगर हम नॉट गेट और जोड़ देते हैं, ये हमारा एंड गेट है और ये है नॉट गेट। जब जोड़ने के बाद जो तैयार होता है तो उसका सिंबल इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हम इसके आगे एक जीरो भी लगा होता है ऐसे नॉट गेट में, तो उसका केवल यहाँ पर जीरो दिखा देते हैं। यहाँ पर सिंबल है इसका, और ये दो इसके इनपुट होते हैं ए और बी। जैसे यहाँ होता है तो ए बी, ये दो हो गए और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, एंड और नॉट मिला देते तो कौन सा गेट बन जाता है, नैंड गेट। तो गेट कौन सा है हमारा, नैंड गेट है ये। तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बताओ। तो अब देखो इसके हिसाब से देखा जाए तो बुलियन व्यंजक इसका क्या होगा, इसमें जब यहाँ पर जो निकलेगा, मान लेते हैं वाई डैश है, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी ये उसका बुलियन व्यंजक होता है। यहाँ पर आउटपुट यानी वाई डैश का जो मान होगा वो ए डॉट बी होगा। ए डॉट बी पढ़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है ए एंड बी वैसे पढ़ते हैं, लेकिन जनरल में हम लोग डॉट पढ़ देते हैं, पर ये पढ़ना गलत हो जाता है। हम लोग ए वाई डैश इक्वल टू ए और ए एंड बी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर देता है, व्युत्क्रम कर देता है वो, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देता है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश, या वाई डैश का मान कितना है, वाई डैश का बार ऊपर लगा देते हैं। तो ये मान हो जाएगा ए डॉट बी के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये इसका आउटपुट होगा। यानी इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का बार। ये इसका बुलियन व्यंजक होगा। तो इसको आपको लिखना है बुलियन व्यंजक, तो आप साफ साफ लिख दीजिए अलग से, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा।
गेट पता चल गया, ये नैंड गेट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल बुलियन व्यंजक लिख देंगे इसको। उसके बाद इसमें अगला जो इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है कि नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्ता सारणी बनाइए। तो नॉर गेट का, तो नॉर गेट भी जानते हैं हम लोग कि और गेट और नॉट गेट से मिलकर के बनता है। तो जब हम इसको प्रतीक चिन्ह जब बनाएंगे तो पहले नॉर गेट, और गेट पहले बना दो। और गेट का चिन्ह पता है कैसे होता है। और गेट को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, और गेट को हम इस प्रकार से बनाएंगे, और नॉट गेट को अगर जोड़ना होता है तो इसके आगे उसका 0 दिखा देते हैं। तो ये दो इनपुट हो गए ए और बी, और इसका ये आउटपुट हो गया वाई, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर गेट। और गेट और नॉट गेट को मिला करके नॉर गेट बनता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह तो ये बन गया नॉर गेट का। उसके बाद सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी बनाने के लिए इसका पहले बुलियन व्यंजक आप लोग लिख लेंगे। y इक्वल टू बुलियन व्यंजक क्या लिखा जाएगा, a प्लस b का बार, ये उसका बुलियन व्यंजक हो गया, ठीक है। बुलियन व्यंजक। अब सत्ता सारणी बनाने के लिए अब टेबल बना लो इसकी। टेबल में इस तरफ a एक इनपुट हो गया, दूसरा b, और ये इसका आउटपुट हो गया y। पहले अब 0 0 देंगे, ठीक है। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, देखिए प्लस यहाँ पर कह रहे हैं पर पढ़ते हम लोग क्या है, y इक्वल टू a और b पढ़ा जाता है इसको, ठीक है ना। तो वैसे जनरली अगर याद करने का तरीका है कि 0 प्लस 0 0, और उसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1। ऐसी प्रकार से 1 0 लगाएंगे तो 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 0। यहाँ अगर 0 है, यहाँ 1 है तो 0 आ जाएगा ना। ये सारणी में 0 प्लस 1 यानी 1 हुआ, उसका रेसिप्रोकल करना, चूंकि यहाँ बार लगा हुआ है, नॉट गेट का काम है उसको उल्टा कर देना। और उसके बाद अगर 1 1 है, अगर 1 1 अगर इनपुट दिया जा रहा है तो 1 1 का 1 होता है, और लेकिन उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 0। ये इसकी सत्ता सारणी हो जाएगी। तो इसमें आपको बुलियन व्यंजक भी लिख सकते हैं। मेन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसका प्रतीक और सत्ता सारणी, तो ये उसके विशेष रूप से लिखना है। और ये अगर बुलियन व्यंजक लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं, और अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी सत्ता सारणी और बुलियन व्यंजक को लिख सकते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। तो आज अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में इसी के आगे इसका सलूशन हम बताएंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।